वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ द व्यू पॉइंट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट ऋतु महावर और आज हमारे साथ हैं आरजे किरण कृशाली। आरजे किरण का रेडियो में बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इन्होंने आकाशवाणी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम और अब वॉक टॉक रेडियो जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है। आज हम आरजे किरण के करियर और साथ ही साथ ऑडिटरी मीडियम के सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आइए ये बातचीत शुरू करते हैं। तो किरण जी, आपने अपने करियर की शुरुआत आकाशवाणी से की थी। तो आकाशवाणी के साथ काम करके आपने अपने करियर को कैसे शेप किया? रितु, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड यूपीएस का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। और बुलाने से भी बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम वॉइस की जो ये इंडस्ट्री है पूरी एंड ये जो पूरा फील्ड है, ये इतना वास्ट है ना कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये इवेंट तो डेफ़िनेटली होना चाहिए था। एंड आपने पूछा कि आकाशवाणी से मेरी शुरुआत हुई, जैसे कि मुझे ये लगता है कि आज जैसे कि डिजिटल एरा और डिजिटलाइज़ेशन और इस फ़ील्ड के बारे में भी आज हम बहुत बात करने वाले हैं। बट जितने भी ऐसे लोग हैं, जैसे कि आज के जो चीफ गेस्ट थे नारंग सर, तो उनका जो टाइम था वो एआईआर वाला एंड सबने सुना है, मेट्रो में उनकी आवाज़ सुनी है, बहुत सारे वॉइस ओवर सुन के हमने सुने हैं। बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी शुरुआत भी आकाशवाणी के साथ हुई थी। बिकॉज़ आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था ना, जहाँ पर एक एक यंगस्टर जो एक बच्चा है जिसने या तो अभी अपना स्कूल पास आउट किया है या फिर कॉलेज कर रहा है, उसको भी एक प्लेटफ़ॉर्म देता है एंड एक एक अडल्ट एज वाला इंसान है, उसको भी अपना एक प्लेटफ़ॉर्म देता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी, तो मैंने जो है अपनी रेडियो इंडस्ट्री में आने की शुरुआत जो है अपने कॉलेज से ही कर ली थी। मेरे कॉलेज में एक कम्युनिटी रेडियो था जिसका नाम था हिमगिरी की आवाज़। सो मैंने मास मीडिया किया सबसे पहले, आपकी तरह ही रितु। सो मास मीडिया में मेरे जाने का सबसे बड़ा पर्पज़ ही ये था, मुझे पता था मुझे रेडियो में जाना है, मुझे रेडियो करना है एंड उससे भी पहले मैं रेडियो बहुत सुनती थी। तो सबसे पहली एडवाइस एक मैं देती भी जाऊँगी एडवाइस भी, बिकॉज़ मुझे लगता है मैं यहाँ पर आई हूँ तो स्टूडेंट को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल दे के जाऊँ। सबसे पहली एडवाइस ये है, अगर आपको वॉइस के फील्ड में जाना है, तो अपनी बात लोग आपकी सुनें, उससे पहले आप लोगों को सुनना शुरू करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई रेडियो में जाना चाहता है, क्योंकि मैं रेडियो इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग सबसे पहले रेडियो सुनना शुरू करो कि ओके, कोई प्रेज़ेंटर वहाँ पर बात कैसे करता है, ठीक है? तो मैं रेडियो सुनती थी, मुझे रेडियो में जाना था। मैंने अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर दिया सिर्फ़ अपनी स्टडी, हॉस्टल, पूरा एनवायरनमेंट समझने के लिए एंड जैसे ही मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, मेरे कॉलेज में एक रेडियो था। बच्चों को जल्दी से घुसने नहीं दिया जाता। जब एक एक रेडियो लाइव जा रहा है, तो किसी ऐसे बंदे को जिसको नहीं आता अभी कुछ, उसको नहीं घुसने देते। बट मैंने धीरे-धीरे करके अपनी जगह बनाई। मेरी स्क्रिप्ट्स बार-बार कैंसल हो जाती थी, बट मैंने स्क्रिप्ट इस तरीके से बनाई कि तारीफ़ नहीं कर रही हूँ खुद की, बट बता रही हूँ कि मुझे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो मिला था, वो ये मिला था कि तुमने जो स्क्रिप्ट बनाई है, ऐसा लग रहा है कि तुम ऑलरेडी रेडियो करती हो। और उसका रीज़न ये था कि मैं सुनती थी, तो मुझे पता है कि रेडियो में लिंक कैसे लिया जाता है, लोगों से लिंक कैसे किया जाता है। सो आकाशवाणी में एग्ज़ाम मैंने ऑडिशन क्लियर किया। आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा। आज अगर आप वहाँ पे थे जब शमी सर हम सबको एड्रेस कर रहे थे, शमी सर ने कहा कि आपको एक-एक शब्द का तरीका समझना पड़ेगा, उसे कैसे बोलते हैं। अगर मैं आकाशवाणी नहीं जाती, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सफलता और सफलता में अंतर समझ पाती। वो मैं आकाशवाणी जाकर ही सीखी हूँ। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई और उस शुरुआत को मैं आज तक जी रही हूँ। मैं एसोसिएटेड हूँ आज भी आकाशवाणी के साथ में। युवावाणी प्रोग्राम करती थी एंड वहाँ से शुरुआत हुई। जैसे ही मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया और मुझे लगता है कि कॉलेज में रेडियो करना, 3-3 4-4 घंटे के शोज़ करना, क्लासेस खत्म होते ही मैं भागती थी सीधे अपने रेडियो स्टेशन की तरफ। सारे बच्चे चले गए हैं। मुझे पता है मास मीडिया के बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे यहाँ भी कॉलेज में। वो भी सोचते होंगे छुट्टी हो और फटाफट हम घर भागे। नहीं, अपना टाइम दो, तभी जाके ये वक़्त तुम्हारे लिए कुछ आगे स्पेशल करके रखेगा। तो मैं भी टाइम दिया करती थी और उस टाइम की बदौलत कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने रेडियो खुशी 90.4 एफएम, उस टाइम पे रेडियो खुशी जो है
अपने इस रीजन का पहला रेडियो स्टेशन था, कम्युनिटी रेडियो, और उसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँच रही है। तो वहाँ पे मैंने क्लियर किया, 3 साल मैंने वहाँ पर काम किया। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप भी मेंशन करोगे उसके आगे भी। बट एक और चीज़ आपने बोली अभी कि आपने जो है कमर्शियल एड्स में भी किया है। सो मैं वहाँ पे रेडियो जॉकी होने के साथ-साथ मैंने जो नई चीज़ सीखी थी, वो ये भी थी। आकाशवाणी से मैंने शब्दों को के साथ खेलना सीखा, बोलना सीखा। उसके बाद मैं जब रेडियो खुशी गई, तो लोगों के साथ इंटरैक्शन कैसा होता है, लाइव कॉल्स कैसे आते हैं, बड़ा एक किक मिलता है किसी भी आरजे को। सो वो वहाँ मिला। एंड कमर्शियल एड्स कैसे होते हैं, कैसे लिखते हैं, कितना आवाज़ की फ़ील्ड में वैसे तो मुझे लगता है कि वक़्त की बहुत पाबंदी होती है, डेडलाइन होती है। बट वो डेडलाइन ना उस एड लिखने और रिकॉर्ड करने में बहुत सीखी है मैंने। सो बहुत कुछ सीखा है। आप पूछेंगे तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी आई गेस। मैम, तो जैसा आपने बताया कि आप कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट्स के टाइम पे या फिर आप जब अपने कॉलेज में रिकॉर्ड करती थी, तो स्क्रिप्ट्स इम्पोर्टेंट होती थी। हुँ। तो क्या स्क्रिप्टिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी आपकी आवाज़ है टू वर्क इन रेडियो? बिल्कुल, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर कोई इंसान है, जैसे कि अगर अभी मैं किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को यहाँ पर लेके आ जाऊँ और उसको कहूँ कि तुम्हें एक रेडियो होस्ट करना है, तो सबसे पहले तो उस इंसान को ये समझ नहीं आएगा माइक के पास बैठने के बाद कि अभी मैं क्या बोलूँ? आप ब्लैंक ना हो जाओ, उसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी स्क्रिप्टिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं, किसी को होस्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक आइडियोलॉजी होती है जो कि हमें पन्नों में लिख देनी है। तो स्क्रिप्टिंग का तो बहुत बड़ा रोल है, ताकि आप कहीं भी ना लैग ना कर पाओ। तो मैम, आपने रेडियो जॉकी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट्स की फ़ील्ड में काफ़ी काम किया है। तो मैम, इन तीनों डिफरेंट जॉनरास ने आपके करियर को कैसे डिफरेंटली शेप किया? हर चीज़ ने क्या कंट्रीब्यूट किया आपके करियर में? वो कहते हैं ना कि जब भी आपसे कोई कह दे कि कुछ ऐसा काम जो आप नहीं करते, कभी आपने किया भी नहीं और सोचा भी नहीं, बट आपको कह दे, आपको लगता है उससे पहले कि मुझे ये करने के लिए कोई कहेगा नहीं मैं तो मना कर दूँगी, मेरा काम थोड़ी ना है, या मुझे थोड़ी ना आता है। बट जब आपको कोई वो दे देता है ना तुम्हीं को करना है, तो फिर ना आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप ये कर सकते थे, बट जब आप कर देते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे अंदर ये क्षमता भी थी, ये भी मैं कर सकती हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे बनना रेडियो जॉकी था, जो कि मैं बनी। बट उसके साथ-साथ मेरी लाइफ़ जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे शेप हुई, कैसे शेप नहीं हुई, शेप ही इन्हीं की वज़ह से हुई है कि रेडियो जॉकी के साथ-साथ कमर्शियल कंटेंट लिखना, फिर उसके बाद किसी क्लाइंट ने एक अपनी चीज़ें लाके आपको रख दी है, एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट उस इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट कैसे करना है लोगों के सामने, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और फिर ये चैलेंजेस लेते-लेते बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ़ बहुत शेप हो गई है। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है यहाँ से, और आपको एक ऐसी हिम्मत मिलती है कि ज़िंदगी में किसी भी टाइप की सिचुएशन आएगी ना, तो आपको पता है कि आप वहाँ पे उसको हैंडल कर लोगे। और ये चीज़ सिर्फ़ प्रोफ़ेशनली नहीं, हमें पर्सनली भी बहुत कुछ सिखाती है। तो आई गेस वो है, और इसका एग्ज़ाम्पल दूँगी मैं कि कैसे प्रोफ़ेशनल और पर्सनल थोड़ा-सा आपकी बैलेंस या फिर आप सीखते हो, वो ऐसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी उथल-पुथल क्यों ना हुई हो, बैकस्टेज प्रोफेशनली आपको किसी सीनियर ने डाँट दिया हो, आपका रोना निकल रहा हो, या आपके अंदर से हैप्पीनेस सारी गायब हो गई है, बट जैसे ही आप स्टूडियो के अंदर एंटर करते हो, आप इस माइक के आगे बैठते हो, आप सब भूल जाते हो। एंड आप कितने भी गुस्से में हो, कितने भी रोने वाली सिचुएशन में हो, आप इस माइक के आगे हैप्पीली एक स्माइल के साथ ही बात करोगे। ये आप तभी सीखते हो जब आप रेडियो या आवाज़ की फ़ील्ड में जाते हो या इस प्रोफ़ेशन में जाते हो। तो मेरी लाइफ़ तो यहाँ से बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गई थी। मैम, तो मोस्टली रेडियो में काम करने के लिए लोगों को पहले सुनना पड़ेगा यस। कि हो क्या रहा है। बट इस डिजिटल एज में हम देख रहे हैं कि आजकल जो यूथ है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। हुँ। वो सुनना नहीं चाहती है। वो जो देख रही है वही सीख रही है। तो मैम, आप इस एज में जब हम इस रेडियो के फ़ील्ड से बहुत ज़्यादा अलग हो रहे हैं, आप रेडियो का फ्यूचर कैसे देखते हैं अब? ऋतु, मैं यहाँ पे आपसे एग्री नहीं करूँगी, बिकॉज़ आपने कहा कि लोग सुनना नहीं पसंद करते। नहीं, मुझे नहीं लगता।
इंडिया में इस टाइम पे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है। अगर मैं नाम ले सकती हूँ तो रखिएगा, अदरवाइज एडिट कर दीजिएगा। पॉकेट एफएम और कुकू एफएम, ये दो ऐसे फील्ड है इस टाइम पे इंडिया के अंदर, खासकर पॉकेट एफएम। वो चली ऑडियो मीडियम रहे हैं, मतलब उसमें कहीं भी आपको वीडियो नहीं दिखेगा। वो टोटली एक ऐसा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑडियो में सर्व करता है और लोग उसको सुन रहे हैं। आज वो यूएस तक पहुंच चुका है। मतलब अब वो सिर्फ इंडिया में नहीं रहा है, उन्होंने अपने आप को यूएस में भी लॉन्च कर लिया है। तो वो क्यों किया है? और अगर आप इंडिया से बाहर एक बार झाँकोगे तो आप देखोगे कि ऑडियो मीडियम या रेडियो का फ़ील्ड बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है एंड उसकी इम्पोर्टेंस है लोगों के अंदर। वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम यहाँ पे किसी डॉक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, बिल्कुल एक ऑडियो के फ़ील्ड में वहाँ पे किसी आरजे को या किसी रेडियो पर्सन को दी जाती है। और रही बात आपने कहा कि इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हो रेडियो का? डिजिटल एज में ठीक है, हम लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हमें देखना पसंद है बहुत सारी चीज़ें। बट उसके साथ-साथ हम सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए शायद इंडिया में इतने सारे कमर्शियल रेडियोज़ हैं, इतने बड़े-बड़े नाम हैं। आज हमारे साथ अखिल भी आए हुए हैं, तो हमने क्यों नहीं बुलाया है? क्योंकि उन्हें हम सुनते हैं, है ना? और दूसरी चीज़ रही रेडियो के फ्यूचर की बात, मुझे बहुत ज़्यादा दुखता है जब मुझे भी आके मेरे रेडियो में आने के बाद और वाओ! क्या सेटअप है, उसके बाद कहने के बाद कोई कहते हैं बट रेडियो इंडस्ट्री तो डेड हो रही है ना। तो मैं बोलती हूँ बट हम तो अभी जी रहे हैं। इस पल को हम जी रहे हैं, तो हम डेड नहीं हो रहे। मुझे लगता है ये बात ना प्लीज़ एडिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जितना हम बोलेंगे, ये चीज़ उतनी ज़्यादा प्रमोट होगी कि डेड हो रही है। डेड नहीं हो रही है। हाँ, वो प्रमोट हो रही है, वो और एडवांस आ रही है। एडवांस उसका वर्ज़न ऑडियो पॉडकास्ट है। अगर आप स्पॉटिफ़ाई उठा के देखें, तो वहाँ पे लोगों ने सबसे पहले गानों के अलावा जो चीज़ें डाली, वो ऑडियो पॉडकास्ट थी। तो ये चीज़ मुझे लगता है और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में वास्ट होती जाएगी, बट वैनिश तो कभी नहीं हो सकती। मैम, आपने कम्युनिटी रेडियो भी किया है, अब आप वेब रेडियो भी कर रही हैं, तो मेजर डिफरेंसेस दोनों के बीच में आप क्या देखती हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस तो पता है क्या है, कि अभी डिजिटल एज में वेब रेडियो में आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से मुझे सुन सकते हो, ठीक है? एंड जब आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बेस्ड कहते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बेस्ड अगर रेडियो में हो, तो आप मुझे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही सुन सकते हो। मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस करी और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तब लगी थी, जब मैं एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड रेडियो में काम करती थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया में आते हैं कुछ दिन अपने घर में और उसके बाद अपने काम के लिए वो फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं चले जाते हैं। तो वो लोग फ़ेसबुक या फिर हमें टेक्स्ट मैसेज करते थे और कहते थे कि मैम कुछ ऐसा करिए ना कि हम आपको बाहर भी सुन पाएँ। बट होती हैं बहुत सारी चीज़ें, हर जगह की होती हैं। तो उस टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। बट जब वेब रेडियो एक तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ और आज इंडिया में बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि वाह यार! अभी भी कोई मुझे पूछे तो मैं बोलती हूँ, अरे अब तो आप मुझे कहीं से भी सुन सकते हैं। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है। तो मैं जब वॉक टॉक में अभी शोज़ करती हूँ अपना, तो मैं उनको कहती हूँ कि भई अगर आप सुनना है, अब तो आप कहीं भी सुन सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आपको कोई बटन या फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, नो। आपको बस सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना है एंड आप मुझे कहीं से भी सुन सकते हो। इवन बहुत सारे ऐसे रेडियोज़ भी, इवन हमारा भी वॉक टॉक रेडियो का भी, कि आपने वेबसाइट में भी एक ऑप्शन दिया है कि अगर कोई आपको सर्च कर रहा है जस्ट आपके बारे में जानने के लिए, तो वो इंसान वहाँ पे एक प्ले बटन के ज़रिए आपका रेडियो भी सुन सकता है। मतलब वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जितनी जान रहा है अपने रिसर्च के लिए, वो साथ-साथ आपका रेडियो भी सुन रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा ह्यूज डिफरेंस है दोनों, और बहुत ही कॉमन भी है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड में ना बहुत सारे लोग थोड़ा-सा कंटेंट वाइज़ कह रही हूँ, एकदम बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि उनका एरिया कितना है, उनको उसके बारे में ज़्यादा बात करनी है, उन्हें पता है उनकी टारगेट ऑडियंस इतनी ही है, एक सीमित दायरे में है। बट वेब में ऐसा नहीं है। वेब में आप सबको होस्ट कर रहे हो, सबको, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। आप नेशनल बात भी करोगे, अपनी रीजनल बात भी करोगे और आप अपनी इंटरनेशनल मुद्दों पर भी बात करोगे। तो आई गेस बहुत सारे हैं, बट 2 इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जो डिफरेंस मुझे समझ में आता है। तो मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, जो ये रेडियो ड्रामा सेगमेंट है मीडिया फील्ड के अंदर, हुँ। इसका क्या फ्यूचर है?
बिल्कुल। सो बेसिकली अगर मैं आकाशवाणी की बात करूँ, आकाशवाणी ने ये स्टार्ट किया था रेडियो ड्रामा एंड वहाँ पर जो है जैसे बिल्कुल जैसे आप फ़िल्म देखते हैं, वो वीडियो माध्यम है और ऑडियो माध्यम में थोड़ी और मेहनत लगती है। अब रेडियो ड्रामा सिर्फ़ रेडियो ड्रामा नहीं रहा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे मैंने पॉकेट एफ़एम का भी नाम लिया या कुकू एफ़एम का नाम लिया। इवन जो रेडियोज़ है, वेब रेडियो है या कम्युनिटी रेडियो है, वो लोग करते आ रहे थे रेडियो ड्रामास को, इन्फॉर्मेशन भी उससे हमें मिलती है, एंटरटेन भी हम साथ-साथ होते हैं। जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि डेंगू अगर आ रहा है, तो एक ड्रामा बनाया जाता है, डेंगू से आप कैसे बच सकते हैं, क्या-क्या उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेने हैं। प्लस एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से एक अलग ड्रामा, थ्रिलर ड्रामाज़, ठीक है? और फन एलिमेंट्स वाले। अब उसका एक एडवांस पार्ट आ चुका है, जिसके लिए मैं सच में पॉकेट एफ़एम एंड कुकू एफ़एम जैसे प्लेटफ़ॉर्म को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि उनका पूरा कंटेंट ही वही है। सो रेडियो ड्रामास जो है खत्म नहीं हुए हैं, वो हमेशा बरकरार रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से फ़िल्में कभी खत्म नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे ही रेडियो ड्रामास भी कभी फिनिश नहीं होंगे, वो हमेशा आगे चलते रहेंगे। जब तक लोग लिखेंगे, तब तक ड्रामास, स्टोरीज़, कहानियाँ कभी खत्म नहीं हो सकती। बस नरेशन करने वाले डटे रहें अपना। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आज के टाइम पे हमारी खुद की मीडिया स्कूल में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेडियो में जाना चाहते हैं, जिन्हें आरजे का काम करना है, जिन्हें वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करना है। तो आप उनको एक ऐसी कौन-सी एडवाइस है जो आप उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो सबसे पहले और सबसे लास्ट एक ही एडवाइस है, वो है पेशेंस। हैव पेशेंस। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो मीडिया इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता फिर। मैं सच में कह रही हूँ ये बात और ना सिर्फ रेडियो में, बल्कि मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पे, हर मीडियम में आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स में होता है ना कि आप एक एक बच्चा है जो कि छोटी उम्र से क्रिकेट खेल रहा है और एक टाइम आता है जब बहुत लंबा स्ट्रगल और बहुत मेहनत हार्ड वर्क करने के बाद उसको शायद एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, वो नेशनल या रणजी खेलने चला जाए और उसको वो रिकॉग्निशन मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ रेडियो में भी हो सकता है। आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, आपको सुनना पड़ेगा और ऑब्ज़र्वेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि रेडियो में जाना चाहते हैं। ऑब्ज़र्व कीजिए, आप अपने घर से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हो ना, तो रास्ते में इतने होर्डिंग्स लगे होते हैं। अगर आप उन सबको भी बहुत ध्यान से देख लेना, आपके उस दिन का रेडियो का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए और ऑब्ज़र्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो करते रहिए। रेडियो में हो जाएगा। मैम आपसे बातचीत करके मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि रेडियो का फ्यूचर अभी भी बहुत ब्राइट है। यस। थैंक यू सो मच अपने इनसाइट्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आज आपके इस डिस्कशन में सीखी कि अगर हम सुनेंगे तभी कोई हमें सुनेगा। यस। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग सुनना शुरू करें, देखना शुरू करें और ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ थैंक यू आने के लिए। रितु, थैंक थैंक यू। यू।